शिवाजी का जन्म भाग 2। उस समय मुगल मुख्यालय त्र्यंबक में था, जो हिंदुओं के लिए विशेष रूप से पवित्र स्थान था, क्योंकि शहर के ऊपर स्थित विशाल काली चट्टान में एक झरना है जहां से पवित्र गोदावरी निकलती है। आज यह एक मनमोहक स्थान है। काले पत्थरों से बने साधारण भव्य मंदिर प्रांगणों में खिलते हुए जकरांडा के पेड़, शहर के मुख्य सड़क से नीचे बहती एक नदी, पेड़ों से घिरी हुई और ऊंचे नकाशीदार पुलों से पार की गई। लेकिन जब जीजाबाई मुगल सैनिकों से घिरी पालकी में शहर के चौड़े चौड़े द्वारों से होकर आई, तो घर खंडहर हो चुके थे और सड़कें खाली थी। जीजाबाई ने निराशा में अपना दिल सूखते हुए महसूस किया होगा। उन्होंने उसे पकड़ लिया था। उन्हें निश्चित रूप से उसका बेटा मिल ही जाएगा। मुगल कमांडर कई लोगों की तुलना में अधिक मानवीय था, लेकिन उसकी मानवता उदासीनता से पैदा हुई थी। जीजाबाई का मूल्य उसके लिए केवल एक बंधक के रूप में ही था, और शायद उसे पता था कि शाहजी ने बीजापुर में एक और पत्नी रख ली है। लेकिन बच्चा एक अलग मामला था। बेटे को पकड़ लिया और पिता को पकड़ लिया जाएगा। उसने पहाड़ियों में गश्ती दल को अपने प्रयासों को दोगुना करने का आदेश दिया। जीजाबाई को सुरक्षा के साथ एक किले में भेज दिया गया। 3 साल तक समर्पित सेवक शिवाजी को अपने साथ पहाड़ियों की खाइयों में ले गया, जहां मुगलों ने उनका पीछा किया। आज भी ये पहाड़ियां विशाल चट्टानों के बीच संकरे दर्रों की जंगल भूल भुलैया है, जहां हवा दम घुटों का नम है। लुढ़कती हुई ऊंची भूमि जहां पीली भाला घास उगती है, किसी के टखनों में छुरा भोंकता है और पत्ती रहित झाड़ियां झुकी हुई लगती हैं। घने जंगल में अंतहीन रास्तों की उथली कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी को कसकर पकड़ती है। पैरों के नीचे सड़ते पत्तों का एक कालीन हर कदम पर फिसलता है, और चारों ओर बेदम दोपहर का रहस्य है। उन पहाड़ियों में सर्दी कड़ाके की होती है। लगभग दोपहर तक पेड़ों के चारों ओर घनी धुंध चिपकी रहती है। यहाँ तक कि पहाड़ी लोग भी दिन के उजाले में ठंड सुन्न हो चुकी मक्खियों की तरह निकलते हैं। धीरे धीरे धूप में अपने दुखते अंगों को तानते हैं। मई में लंबी बारिश आती है, पहले कुछ बौछारें, तपते सूखे के बाद सुखद। घाटियों में घना कोहरा, जबकि अंधेरे होते जंगलों में तांबा बनाने वाला पक्षी आने वाले तूफान की चेतावनी में खतरनाक तरीके से बोलता है, और फिर गड़गड़ाहट के पहले विस्फोट के साथ पेड़ झुक जाते हैं और समुद्र की तीखी हवा के नीचे चीखते हैं, और बारिश कठोर सफेद छड़ों के रूप में गिरती है, जो घास को चपटा कर देती है और चट्टानों को खाइयों से नीचे गिरा देती है, और झोपड़ियों की छतों पर कंट्रोल ड्रम के कोलाहल की तरह ध्वनि करती है। सर्दी, बरसात और छोटी सांस फूलने वाली गर्मियों में भगोड़े पहाड़ों में भटकते रहे। किसी छत के नीचे लंबे समय तक आराम करने की हिम्मत नहीं हुई। हमेशा निरंतर चिंता में रहे। इन 3 वर्षों में बच्चे के मन पर जो प्रभाव पड़ा, उससे बढ़ा चढ़ाकर बताना मुश्किल होगा। जबकि अधिकांश संपन्न हिंदू मुस्लिम प्रभुत्व को अपरिहार्य मानने लगे थे और विलासिता के बहकावे में आ गए थे। मुस्लिम दरबारों के सुख सुविधाओं से वंचित शिवाजी ने अपना बचपन उन लोगों के बीच बिताया जो अभी तक परास्त नहीं हुए थे, जंगली आदिवासियों के बीच और एकांत वन गांवों में। उनके जैसे अन्य हिंदू युवा मुसलमान कुलीन वर्ग के साथ पड़ोसी की तरह रहते थे, और यदि उन्हें तिरस्कृत किया जाता था और कभी कभी सताया भी जाता था, तो वे बिना अधिक शिकायत के ऐसी असुविधाओं को स्वीकार कर लेते थे। लेकिन शिवाजी के लिए मुसलमान वे लोग थे जिन्होंने उनकी मां को हर लिया था और जो उनका निरंतर पीछा करते रहे, अर्थात वे उनके बचपन के राक्षस थे। जब वह 10 साल का था, तब उसकी मां अपने किले से भाग निकली, लेकिन हम उसके भागने के तरीके के बारे में कोई विवरण नहीं जानते। वह अपने बेटे के साथ पहाड़ियों में चली गई।
वह शायद ही उसे फिर से देखने की उम्मीद कर सकती थी। अपने कारावास के अकेलेपन में वह आराम के लिए धर्म की ओर अधिक मुड़ गई थी और अपने बेटे के साथ पुनर्मिलन उसकी प्रार्थनाओं का लगभग चमत्कारी उत्तर प्रतीत हुआ होगा। साम्राज्य और बीजापुर के बीच युद्ध धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रहा था और मुगलों ने शिवाजी की तलाश छोड़ दी थी। इस राहत से खुश होकर माँ और बेटा पहाड़ियों में एक झोपड़ी में साथ रहने लगे। शिवाजी अपनी माँ की बातें सुनना कभी नहीं भूले। जब वह उन्हें हिंदू धर्म के पुराने गौरव के बारे में बताती थी और बताती थी कि कैसे उनका और उनके पिता का परिवार यूनानियों के आने से पहले भी स्वतंत्र और महान था, उन दिनों में जब हिंदुस्तान वास्तव में हिंदुओं की भूमि थी। इसी बीच दिल्ली और बीजापुर के बीच दूत आते जाते रहे। सम्राट शाहजहां को अपने बुढ़ापे में अभियानों के नीरस विवरणों की तुलना में संगीत और सुंदर नृत्यकियों में अधिक आनंद मिलता था, इसलिए वह युद्ध से थक गया था। उसके सचिवों ने बीजापुर के सुल्तान को फारसी कूटनीति के उचित शब्दों में पत्र लिखे, जिसमें उसे संबोधित करते हुए एक पूरा पृष्ठ लिखा गया था, जिसमें राज्य के आकाश का सूर्य, पवित्रता का रत्न और दर्पण, भव्यता का शरण स्थल, महान भगवान जिसके प्रति महामहिम सम्राट का दिव्य मन बहुत चौकस है, जैसे शीर्षक थे। और अंत में उसे खान या रईस के रूप में संदर्भित किया गया था, लेकिन कभी सुल्तान या राजा के रूप में नहीं। सुल्तान ने उचित विनम्रता के साथ उत्तर दिया। सम्राट को दुनिया का रक्षक, ईश्वर का उपशासक, सुख का स्वामी हे सुलेमान कहा। मुगल ने सुल्तान को एक घोड़ा उपहार में भेजा और एक हर्षित स्वीकृति हुई। यह घोड़ा सुंदरता में चांद की तरह, किसी खगोल शास्त्री की कल्पना की तरह आकाश में विचरण करता है। उसके कूल्हों पर तुर्की मखमल की काठी है। वह सच्चा फारसी है। वह मजनू की तरह जंगल में घूमता है। उसकी दुम लैला के बालों से भी अधिक सुंदर है। जब बादशाह का एक और पत्र आया तो सुल्तान ने उसे सम्मान पूर्वक अपने सिर पर रखा और कहा कि उसे छूने मात्र से ही वह प्रेरित हो गया है। मैं इतना गौरवान्वित हूं कि अब मैं इससे बेहतर किसी और चीज की उम्मीद नहीं कर सकता। इन सभी शानदार आदान प्रदानों का अंत 1637 में एक संधि के रूप में हुआ, जिसके तहत सुल्तान ने शाहजहां को अधिपति के रूप में स्वीकार किया और कर देने पर सहमति व्यक्त की। साम्राज्य और बीजापुर के बीच की सीमा उस भूमि के ठीक उत्तर में खींची गई थी जो शिवाजी के दादा मालोजी को दी गई थी। युद्ध समाप्त होते ही शाहजी ने अपने बेटे और पत्नी को बीजापुर बुलवाया। इस तरह पहली बार शिवाजी ने पहाड़ी प्रदेश छोड़ा, जहां उन्होंने अपना आवारा बचपन बिताया था। यह एक उदास यात्रा रही होगी। युद्ध में बर्बाद हुए जिलों से होते हुए जले हुए गांव और ढहते हुए शहर जानबूझकर खराब किए गए होंगे और अपवित्र किए गए मंदिर, पेड़ धुएं से काले और छोटे, और फिर मीलों मील तक फैली खाली निर्जन भूमि, लुढ़कती हुई पीली नीली घास, हवा में आहें भरती गेरू रंग की भाला घास। जब वे बीजापुर शहर के पास पहुंचे तब उन्होंने जीवन और समृद्धि के प्रमाण मिले, जहां बगीचे, नहरें, बगीचे और सफेद मस्जिदें या आम के बाग थे। और अपनी आंखें उठाकर यात्रा ने दूरी पर आकाश में गुंबदों और मीनारों की एक पंक्ति देखी होगी। बीजापुर भारतीय ताड़ का पेड़ है। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे शिवाजी पहुंचे महल में। तब तक के लिए धन्यवाद।